नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी खबर की। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में बढ़ रही है रौनक। कार सेवकपुरम में रखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल के चारों तरफ रखे हैं प्लास्टिक की चादरों से ढके 153 बक्से। अब इन बक्सों में क्या है वो आपको बताएं। बक्सों में रखे हैं मंदिर के लिए लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों के दस्तावेज। निचली अदालतों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दिए करीब 3000 फैसले इस बक्से में उसकी प्रतियां रखी हुई हैं। बक्सों में रखी हैं इन फैसलों की और सहायक साक्ष्यों की फाइलें। इन 3000 से ज्यादा फाइलों का किया जा रहा है डिजिटलीकरण। सैकड़ों कानूनी और ऐतिहासिक पुस्तकें भी इन बक्सों में मौजूद है। 1990 के दशक में यही था राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र। अब यहाँ है राम मंदिर निर्माण की निगरानी का कंट्रोल रूम और यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रौनक बढ़ गई है क्योंकि अब उद्घाटन की तारीख भी बेहद पास है। 22 जनवरी को उद्घाटन भी होना है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या में जो रौनक है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। अद्भुत नज़ारा है। तस्वीरें जो सामने आती हैं वो वाकई में अद्भुत होती है। लेकिन कार सेवकपुरम में रखा हुआ है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो मॉडल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब ये मॉडल जो है, मॉडल के चारों तरफ रखे हैं प्लास्टिक की चादरों से ढके हुए 153 बक्से। इन बक्सों में रखे हैं मंदिर के लिए लड़ी गई कानूनी लड़ाइयों के दस्तावेज जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। निचली अदालतों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दिए करीब 3000 फैसले हैं क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी गई। और 2019 में फैसला जब आया था उसके बाद 2020 में नींव रखी गई थी और अब इंतजार सभी को है, पूरे देश को इंतजार है कि कब उद्घाटन होगा, कब रामलला विराजमान होंगे मंदिर में। बक्सों की हम बात करें, बक्सों में जो फाइलें रखी हुई हैं, इन फाइलों और सहायक साक्ष्यों की जो फाइलें रखी हैं वो सुरक्षित है पूरी तरीके से। अब कोशिश ये है कि इनको डिजिटलीकरण का किया जाए। 3000 से ज़्यादा फाइलें हैं। सैकड़ों कानूनी और ऐतिहासिक पुस्तकें भी इन बक्सों में रखी हुई हैं। 1990 के दशक में यही था राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र। अब यहाँ है राम मंदिर निर्माण की निगरानी का कंट्रोल रूम। और चलिए बात करेंगे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भरतपुर सांसद रंजीता कोली को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा भी कई नाम हैं। सांसद लॉकेट चटर्जी का नाम है, सांसद अपराजिता सारंगी का नाम है, सांसद सुनीता दुग्गल हैं। इस कमेटी में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को भी जिम्मेदारी दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम पहुंची कर्नाटक के बेलगाम में दलित महिला के साथ हुए अत्याचार की जांच ये टीम कर रही है और इसी वजह से इस टीम का गठन भी किया गया है। साक्ष्य ये जुटाएगी, जानकारी ये जुटाएगी और उसके बाद जेपी नड्डा को रिपोर्ट किया जाएगा कि आखिर क्या हुआ था वहां पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है जांच के लिए। पार्टी की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में भरतपुर सांसद रंजीता कोली भी हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। लॉकेट चटर्जी भी हैं, सांसद अपराजिता सारंगी भी हैं, सांसद सुनीता दुग्गल है। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम कर्नाटक पहुंची जिसका गठन किया गया। टीम भी पूरे एक्शन में है, फुल एक्शन मोड में है और टीम जैसे ही गठित की गई वैसे ही ये टीम कर्नाटक पहुंच गई। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम में दलित महिला के साथ हुए अत्याचार की जांच ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कर रही है। और चलिए बात कर लेते हैं विजय दिवस की। पाकिस्तान पर भारत की जीत के रूप में मनाया जाता है विजय दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विजय दिवस के वीर जवानों को नमन किया, याद किया। अमर जवान ज्योति वो पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है पोस्ट में कि भारतीय सेना के असाधारण पराक्रम, अनुशासन और अदम्य साहस का पावन अध्याय है विजय दिवस। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में अपने साहस, पराक्रम और शौर्य से राष्ट्र का मान बढ़ाते हुए मां भारती के मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले सभी वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिशा नमन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। ये पोस्ट वीरों को नमन किया है, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने तमाम बातें जो कही हैं, उन्होंने लिखा है कि भारतीय सेना के असाधारण पराक्रम, अनुशासन और अदम्य साहस का पावन अध्याय विजय दिवस है। वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में अपने साहस, पराक्रम और शौर्य से राष्ट्र का मान बढ़ाते हुए मां भारती के मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले सभी वीर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिशा नमन। 1971 का वो युद्ध जिसमें भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और न केवल घुटने टेकने पर बल्कि पाकिस्तानी सेना को सरेंडर करना पड़ा था।
विजय दिवस आज है। पाकिस्तान पर भारत की जीत के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर 1971 का ही वो दिन है। इस दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने सरेंडर किया था। आप सोचिए कैसी परिस्थिति वहां पर भारतीय सेना ने खड़ी कर दी थी पाकिस्तानी सेना के सामने। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया गया था। सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था पाकिस्तानी सेना ने। 3 से 16 दिसंबर महज 13 दिन में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे पाकिस्तानी सैनिकों ने। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया। भारत की इस जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तानी, जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इसलिए 1971 के युद्ध को बाकायदा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे कई जवान शहीद हुए थे उस युद्ध में। उन जवानों को याद किया जाता है, उनके बलिदान को याद किया जाता है, उन्हें नमन किया जाता है, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी और बड़ी जीत। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल ए खान नियाजी ने सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था और सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ये सरेंडर किया गया था। 3 से 16 दिसंबर महज 13 दिन में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया। भारत की इस जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेश बना स्वतंत्र राष्ट्र। आरएएस अभ्यर्थियों ने लिखा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र। आरएएस मेंस की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थियों ने यह पत्र लिखा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। इसमें आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 27 से 28 जनवरी की गई है घोषित। अभ्यर्थी परीक्षा को 2 महीने आगे बढ़ाने की दरअसल मांग कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। 20 अक्टूबर 2023 को ही जारी हुआ था आरएएस प्री का रिजल्ट। अक्टूबर में रिजल्ट जारी हुआ तब राजस्थान में लगी हुई थी आचार संहिता। सरकारी सेवा वाले अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मौका नहीं मिला। अब तैयारी के लिए मौका नहीं मिला, उनकी तैयारी अधूरी है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। मुख्यमंत्री को पत्र उन्होंने लिख दिया है। आरएएस मेंस की परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर ये पत्र है। दरअसल दरख्वास्त की गई है मुख्यमंत्री से। आरएएस मुख्य परीक्षा के लिए 27 से 28 जनवरी घोषित की गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा को 2 महीने आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 को ही जारी हुआ था आरएएस प्री का रिजल्ट। अब अक्टूबर में जारी रिजल्ट हुआ तब राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई थी। अब ऐसे में सरकारी सेवा वाले अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मौका नहीं मिला, इसलिए वो कह रहे हैं कि तारीख को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर से जुड़ी खबर आपको बता दें कि नई सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा प्रोजेक्ट का काम। कांग्रेस सरकार का था ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आईपीडी टावर। दरअसल बिना मंजूरी 15वीं मंजिल की छत डलने के बाद रुक जाएगा काम। प्रोजेक्ट में 75,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल स्वीकृत है, लेकिन प्रोजेक्ट की डिजाइन में किए गए हैं कई बदलाव। अब इसके चलते निर्मित क्षेत्रफल बढ़कर हो गया है 92,000 वर्ग मीटर। अतिरिक्त 17,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल की मंजूरी जरूरी है और साथ ही साथ 100 से 125 करोड़ रुपए और राशि भी जरूरी है। ऐसे में नई सरकार की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा। अब जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब इसके लिए 588 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। प्रोजेक्ट में कई बदलाव के चलते लागत बढ़ी तो 665 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन तब प्रोजेक्ट को पूरा करने में 100 से 125 करोड़ की और जरूरत। इसके लिए जेडीए को नई सरकार से मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है पूर्व सरकार का, क्योंकि एक ही छत के नीचे सभी जो मरीज अगर पहुंचेंगे तो उनको सभी सुविधा उपलब्ध होगी। इस मंशा के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। अब नई सरकार की मंशा पर निर्भर करेगा ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा और पूरा होगा भी या नहीं। कांग्रेस सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था आईपीडी टावर। बिना मंजूरी 15वीं मंजिल की छत डलने के बाद रुक जाएगा इसका काम। अब प्रोजेक्ट में 75,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल स्वीकृत है दरअसल, लेकिन प्रोजेक्ट के डिजाइन में किए गए हैं कई बदलाव। इसके चलते निर्मित क्षेत्रफल बढ़कर हो गया है 92,000 वर्ग मीटर। अतिरिक्त 17,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल की मंजूरी बेहद जरूरी है कि काम आगे तभी बढ़ेगा। साथ ही साथ 100 से 125 करोड़ रुपए और राशि भी जरूरी है।
ऐसे में नई सरकार की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकेगा। अब नई सरकार पर सब कुछ निर्भर करेगा। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब इसके लिए 588 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और प्रोजेक्ट में कई बदलाव के चलते लागत बढ़ी तो 665 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। लेकिन अब प्रोजेक्ट को पूरा करने में 100 से 125 करोड़ की और जरूरत पड़ेगी। इसके लिए जेडीए को नई सरकार से मंजूरी लेनी होगी, तभी जाकर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। कस्टम विभाग ने छुट्टियों को लेकर जारी किए हैं दिशा निर्देश। छुट्टी स्वीकृत हुए बिना छुट्टी पर जाने पर रोक लगाई है। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। सीजीएसटी द्वारा जारी परिपत्र के संबंध में जारी किए निर्देश। विभागीय जांच में कई कर्मचारी मिले जिन्होंने नहीं ली एक भी छुट्टी। साथ ही छुट्टियों की जानकारी वेतन विभाग में भी नहीं भेजी गई। अब कस्टम विभाग ने जारी किए हैं ताजा दिशा निर्देश। छुट्टी स्वीकृत किए बिना छुट्टी पर जाने पर रोक लगाई गई है और निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। तो ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छुट्टी को लेकर कस्टम विभाग ने छुट्टियों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। छुट्टी स्वीकृत हुए बिना छुट्टी पर जाने पर रोक लगाई गई है। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। अगर बिना जानकारी के और बिना अनुमति के कोई अगर छुट्टी लेता है तो फिर उस कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। सीजीएसटी द्वारा जारी परिपत्र के संबंध में जारी किए गए हैं निर्देश। विभागीय जांच में कई कर्मचारी मिले जिन्होंने नहीं ली एक भी छुट्टी। 3 साल में इन कर्मचारियों ने नहीं ली एक भी छुट्टी, जो असंभव है। साथ ही छुट्टियों की जानकारी वेतन विभाग में भी नहीं भेजी गई। अब कस्टम विभाग ने जारी किए हैं ताजा दिशा निर्देश। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या से जुड़ा ये प्रकरण है। एनआईए अदालत में आज प्रकरण में सुनवाई टली है। एनआईए अदालत में जज रविंद्र कुमार द्वितीय आज हैं अवकाश पर, इसलिए सुनवाई टली है। एनआईए अदालत को आज सुनाना था चार्ज आदेश, लेकिन वो नहीं सुनाया गया। अभियुक्त रियाज जब्बार, मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान है जेल में। 2 पाकिस्तानियों सहित 11 के खिलाफ 22 दिसंबर 2022 को पेश हुआ था चालान। रियाज जब्बार और मोहम्मद गौस ने 28 जून 2022 को हत्याकांड को अंजाम दिया था। खाटू श्याम जी मंदिर के 18 दिसंबर को पट रहेंगे बंद। ये आपके लिए बेहद जरूरी सूचना। विशेष सेवा पूजा के कारण पट बंद रहेंगे। 17 दिसंबर को रात्रि 10 बजे से पट बंद रहेंगे। 18 दिसंबर को तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे खुलेंगे बाबा श्याम के पट। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने आम सूचना ये जारी कर दी है भक्तों के लिए। मंदिर कमेटी ने पट खुलने के बाद ही श्रद्धालुओं से खाटू धाम आने की अपील की है। महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी क्रिकेट मैचों से रिटायर। अब कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं पहनेगा 7 नंबर की जर्सी। आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट के मैदान में उतरते थे तो 7 नंबर की जर्सी पहनकर वो उतरते थे। इससे पहले सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी हुई थी रिटायर। किसी खिलाड़ी को 10 नंबर की जर्सी पहनने की भी अनुमति नहीं है। खिलाड़ियों के सम्मान में उनके जर्सी नंबर रिटायर करने का चलन है। फुटबॉल चैंपियन डिएगो माराडोना की 10 नंबर की जर्सी और पाओलो माल्दिनी की 3 नंबर की जर्सी भी की गई थी रिटायर इसी तरीके से। क्रिकेटर विराट कोहली पहनते हैं 18 नंबर की जर्सी। विराट कोहली रिटायर होंगे तो 18 नंबर की जर्सी भी रिटायर हो जाएगी। विश्व कप में कप्तान रहे रोहित शर्मा पहनते हैं 45 नंबर की जर्सी। भविष्य में 45 नंबर की जर्सी को रिटायर करने पर भी हो सकता है विचार।